वीपू सर इंग्लिश क्लासेज में पुनः आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 के लिए जो प्रोज सेक्शन का एक चैप्टर है हाउ फ्री इज द प्रेस, जिसे डॉर्थी लेसेयर्स ने लिखी हैं, इसका मैं लाइन बाय लाइन जो है सो हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगा। पहला है कि बगैर एक आज़ाद प्रेस के लोग आज़ादी महसूस नहीं कर सकते हैं। एक ऐसी चीज है जिसे सारे स्वतंत्र लोग ठीक से समझ नहीं पाते हैं। हमें इस पर बहस करने की जरूरत नहीं है, ना ही हम लोग को इस वक्त बहस छेड़ेंगे उन प्रतिबंधों पर जो युद्ध के समय प्रेस पर थोप दिए जाते हैं। ऐसे समयों पर सारी आज़ादियों को सेंसरशिप प्रतिबंधित करना होता है। स्वतंत्र लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब शांति बहाल हो जाती है, पूर्ण रूप से फिर आज़ादी बहाल हो जाती है। साथ ही साथ यह भी सही होगा समझना कि वो आज़ादी क्या है और किस सीमा तक इसकी सही में ज़रूरत है। यह शायद आज़ादी नहीं भी हो सकती है या फिर सिर्फ अत्याचार आज़ादी हो सकती है अत्याचारियों के लिए। वास्तविकता में एक आदमी या एक गिरोह की बेलगाम आज़ादी हो सकती है, अपार आज़ादी हो सकती है, और वह अपनी इच्छा शक्तियों को दुनिया पर थोपने का काम करता है। अर्थात जब भी आज़ादी किसी को असीमित मिल जाता है तो वह आज़ादी एक खास व्यक्ति या गिरोह के लिए वह एक तानाशाह बन बैठकर अपना राज चलाने का प्रयास करता है। दूसरा पारा है कि जब हम प्रेस की आज़ादी की बात करते हैं तो हमारा सामान्यतः तात्पर्य जो है आज़ादी का एक बहुत ही तकनीकी और सेंसरशिप प्रतिबंधित भाव में होना, जैसे आज़ादी दिशा निर्देश से, प्रतिबंध की सरकारों के द्वारा। और इस संदर्भ में ब्रिटिश प्रेस जो है सामान्य परिस्थिति में बिल्कुल स्वतंत्र है, बिल्कुल आज़ाद है। यह हमला बोलने के लिए तत्पर रहती है। मंत्रियों की नीतियों तथा राजनीतिक आचरण पर वह हस्तक्षेप कर सकती है तथा वह विदेशी कूटनीतियों के जो नाजुक तंत्र हैं उस नाजुक तंत्र में वह अभियान छेड़ सकती है। संविधान को नष्ट करने का, नागरिकों को उकसा सकती है, उत्तेजित कर सकती है, असंतुष्ट और विद्रोही बनने के लिए, और भिन्न भिन्न घोटालों का वह पर्दाफाश कर सकती है और परेशानियां उनकी बढ़ा सकती है और सामान्यतः परेशान और उसे तंग कर सकती है नौकरशाहों को। पूरी आज़ादी के साथ वह अपना काम करते रहती है। कभी कभी ऑन ओकेजन का मतलब कभी कभी यह एक हथियार जो बन करके सरकार पर दबाव बना सकती है कि वो इसका पालन करें, लोगों की इच्छाओं का, जिनके लिए वे अपना जो है लोगों पर अपना जोर देती है कि यह काम करना जरूरी है। अगला पारा में है, अब तक
ऐसा अगर है तो अच्छा है। कभी कभी यह आज़ादी जो है विनाशकारी, डिजास्ट्रस हेजिटेशन, विनाशकारी देरी और अनियमितता को पैदा करती है। लोगों की नीतियों में यह बाधा बन सकती है और त्वरित आपातकालीन नीतियों, लेकिन साधारण शब्दों में यह प्रजातंत्र के मूल मंत्र को प्राप्त करने और उसको कायम रखने में ही कारगर होता है। जैसा कि हम लोग इसे समझते हैं कि सत्ता मालिक नहीं बल्कि सेवक होती है आम जनता की। प्रेस कुल मिलाकर और इस तकनीकी और सीमित भाव में इस तरह से एकदम आज़ाद है। शांत ब्रिटेन में ऐसी कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है जो किसी न किसी तरह से अपने आप को व्यक्त करने का प्रयास नहीं करता हो। लेकिन अगर हम प्रेस के किसी भी एक स्वतंत्र खास तंत्र के बारे में कल्पना करके आगे बढ़ते हैं, किसी भी एक खास तंत्र के बारे में कल्पना करके जब हम आगे बढ़ते हैं कि इसके पास काफ़ी आज़ादी होती है लोगों के राय को रखने वाले एक मंच के तौर पर, तो यह हमारी भूल है। प्रत्येक अखबार भिन्न भिन्न प्रकार के जंजीरों में जकड़ा हुआ है और अपने खुद के आकांक्षाओं और इच्छाओं की ओर, इसके परिणाम स्वरूप एक जो बर्बर सेवक, बेरहम सेवक की तरह अपने शक्तिशाली प्रतिबंधों का इस्तेमाल करता है अपने पाठकों पर और जनता पर सामान्य रूप से। वाकई में हम कह सकते हैं कि सबसे शक्तिशाली प्रतिबंध लोगों की आज़ादी के ऊपर आधिकारिक प्रतिबंध प्रेस की नहीं है, बल्कि अनाधिकारिक, अनऑफिशियल प्रतिबंध, अनाधिकारिक प्रतिबंध प्रेस है उसके द्वारा है, जो राय व्यक्त करने के बजाय वह थोपने में लगी हुई रहती है। नेक्स्ट पारा है कि संपादकीय नीति एक प्रसिद्ध अखबार की दो प्रमुख तत्वों से नियंत्रित होती है। उसके दो प्रमुख तत्व हैं जिससे वह नियंत्रित की जाती है। पहला कि विज्ञापन देने वाले व्यक्ति के हित, जहां से इसे धन प्राप्त होता है, जो इसे अपनी बड़ी पहुंच बनाए रखने में सक्षम करता है। कोई भी विस्तृत रूप से छाया हुआ अखबार जन नीतियों का समर्थन करने की हिम्मत नहीं करेगा, हालांकि ज्यादा राष्ट्रहित की बात करेगा, जो शायद विरोध पैदा करता है। विज्ञापन दाताओं के जो निजी हित होते हैं उसका वह शायद विरोध करता है। इस तरह से कोई भी प्रस्ताव जो ब्रांडेड सामान के बिक्री पर प्रतिबंध का, जैसा कि उदाहरण के लिए मार्जिन का 1939 में पूरा विरोध किया जाएगा, सफाई में नैतिकता के आधार बना करके। उन अखबारों के द्वारा जिसमें ब्रांडेड विज्ञापन के उच्च मूल्यों को अदा करने में सक्षम नहीं होगी, किसी भी राष्ट्रीय समाचार माध्यम का उनको नकारा या अपमानित किया जाएगा, सिर्फ सफाई से नैतिकता का आधार बना करके उसे बाजार से बाहर कर दिया जाएगा। इसके बावजूद भी आपको अनुमति नहीं दी जाएगी किसी भी वैसे एक उत्पाद का इस्तेमाल करने की जो अपने आप को विज्ञापन के क्षेत्र से बाहर रखता है। ये सारी चीजों को समझा जा सकता है
क्योंकि एक बड़ी बिक्री भी दिवालियापन ही लाकर देगी अगर अखबार को निर्भर होना पड़ा अपने बिक्री पर, अपने आय के लिए। प्रत्येक अखबार सदा संभलकर इसमें एक सामंजस्य बैठाता है। इसे अपनी बिक्री बढ़ानी पड़ेगी अपने विज्ञापन मूल्यों को सही ठहराने के लिए, और बिक्री बढ़ाने में इसे बेचना भी है अपने उत्पादन मूल्यों से कम लागत पर। लेकिन अगर यह ज़्यादा प्रतियां बेचता है तुलना में जितना कि इसका विज्ञापनदाता भुगतान करता है, तो इसे आर्थिक तंगी की स्थिति में इसे आना होगा, अर्थात तंगी हालत इसको झेलना पड़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, जितना विस्तृत और शक्तिशाली तंत्र होगा उतना ही एक करीब होगा अपने निहित जो स्वार्थ है, हित है, उसको साधने का प्रयास करेगा। इसका मतलब कि सस्ता रोजगार का अखबार जो हर घर पहुंचता है और जिसका सबसे अधिक प्रभाव है, वो बहुत कम आजाद होगा इस तुलना में ज्यादा महंगे साप्ताहिक और मासिक पत्रिकाओं के, जो अपने खर्च का ज्यादातर भाग अपनी बिक्री से हासिल करता है। इसलिए तुलना में वो सिर्फ धनी ही होंगे और जो वहन कर सकते हैं एक स्वतंत्र विचारों का दृष्टिकोण जो है उसको वहन कर सकते हैं। दूसरा प्रमुख स्रोत अखबार के आमदनी का है, उस आदमी या कंपनी का धन है जो इसका मालिक है, जिसके अनुसार इसकी नीति जो है मुख्यतः निर्धारित होती है उसके जो ऑनर हैं, मालिक हैं, उसके निजी द्वेष और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से। असफलता उदाहरण के लिए एक महान अखबार मालिक की सरकारी पद प्राप्त करने में शायद यह संकेत होगा कि वह लगातार जहर ही उगलेगा उस तंत्र के खिलाफ जो उसे मिलेगा, मंत्री के खिलाफ, दल के खिलाफ जो उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को धूमिल किया है। जनता कुछ भी नहीं जानती है इन निजी झुकाव के बारे में जो इस हमले के पीछे होती है, और शायद ही कुछ जानती होगी नियंत्रण का विशाल जाल जो बांधता है लंदन और प्रांतीय प्रेसों के जो समुदाय को इकलौते या समूह के हाथों में। तो यह दिखता है सिर्फ कि जो उसे प्रतीत होता है स्वतंत्र तंत्रों का एक विशाल संगठित एक संगठन है जो एकाग्र है, एक क्रूर और दुराग्रही से उसका विरोध करता है, जब तक कि वो अत्यधिक समझदार, अद्भुत संदेही या अत्यधिक दृढ़ और स्वतंत्र विचार का न हो, वह कदाचित ही अपने आप को प्रभावित करने से रोक पाएगा और उसका मत भी प्रभावित होगा। और यह विचित्रता कि उसे कभी यह एहसास भी नहीं होगा उस दबाव की प्रकृति का जो उसके ऊपर थोपा गया है। लेकिन इससे भी ज्यादा गंभीर, लेकिन ज्यादा जटिल इस तुलना में उस नियंत्रण के जो खास अखबारों पर भिन्न भिन्न प्रकार के रुचियों के द्वारा थोपा जाता है कि वे नियंत्रण या प्रतिबंध जो प्रेस के द्वारा समाचारों और विचारों के ऊपर थोपा जाता है जिसे वह फैलाती है, यह नियंत्रण जो है आधारित होता है और गलत इस्तेमाल करता है दो मूल पूर्व धारणाओं का जनता के बारे में। है कि उसके पास समझ नहीं है सच और झूठ में विभेद करने की, वह है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वक्तव्य सच है या नहीं, बशर्ते वह रोमांचक होना चाहिए, गुद्देदार होनी चाहिए। कोई भी धारणा प्रशंसनीय नहीं है
और वाकई मध्य भाषा के जो इस्तेमाल की गई निजी तौर पर द्वारा स्वर्गीय लॉर्ड नॉर्थक्लिफ ब्रिटिश पाठकों के बारे में, और भाषा जो इस्तेमाल की गई हिटलर के द्वारा अपने जर्मन रीडर्स के बारे में, पढ़ने वाले के बारे में कोई अंतर नहीं है। दोनों का मानना है कि पाठकों को कुछ भी विश्वास दिलाया जा सकता है, और परिणाम है कि वो सही पत्रकारिता जो गर्व हुआ करती थी पुराने चलन के स्वतंत्र पत्रकारिता का, जिसने जगह दी है पत्रकारिता को सच्चे रूप में लापरवाही है और बुरे शब्दों में वह विवादित है।